श्री राजेंद्र शर्मा जी, माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, प्रमुख सचिव शहरी विकास श्री धीरज गुप्ता जी, उप महापौर श्री बलदेव बिलवारिया जी, पूर्व उप महापौर पूर्णिमा जी, सभी पार्षदगण, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, संभागीय आयुक्त जम्मू श्री रमेश कुमार जी, हमारे महानिरीक्षक यातायात महोदय, जिलाधिकारी जम्मू अवनी लवासा जी, आयुक्त नगर निगम जम्मू श्री राहुल यादव जी, समारोह में उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, जम्मू शहर के विशिष्ट नागरिक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, इस पार्किंग फैसिलिटी को जम्मू शहर के नागरिकों को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और मुझे विश्वास है कि सुविधा के शुरू हो जाने से आसपास के इलाके में ट्रैफिक मैनेजमेंट और डीकंजेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। मैं शहरी विकास विभाग और यहाँ के कॉरपोरेशन को बधाई दूंगा, जिन्होंने इस पार्किंग में इस बात का ध्यान रखा है कि डोगरा आर्किटेक्चर, यहाँ के आर्ट और कल्चर और आसपास की जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान करके इसे बनाया गया है। पिछले हफ्ते जम्मू बस स्टैंड में भी मल्टी लेवल कार पार्किंग में ऑटोमेटेड कार पार्किंग की व्यवस्था शुरू की गई थी। इससे लोगों को डायनेमिक पार्किंग स्लॉट की जानकारी मिल रही है और अगर नागरिक फास्टैग का उपयोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के पार्किंग का भुगतान भी किया जा सकता है। ये व्यवस्था बन सकती है। डिजिटल क्षमताओं का उपयोग करके लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों की कड़ी में मैं कह सकता हूं कि जम्मू नगर निगम ने एक नया माइलस्टोन हासिल किया है आज की तारीख में। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तथा जीएमसी को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक अध्ययन के मुताबिक सड़कों पर 15 से 20% ट्रैफिक दरअसल पार्किंग ढूंढ रही होती है और इसलिए मुझे लगता है कि पार्किंग की सुविधा और उसकी जानकारी अपने आप में ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायक होगी और सबसे जो बड़ी बात है, आम नागरिकों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। कुछ साल पहले पॉलिसी एडवोकेसी ग्रुप ने एक शोध किया और उसने कहा कि अगर भारतवर्ष में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने पार्किंग स्पेस का 100% उपयोग करें तो बजट का 10% हिस्सा रेवेन्यू जनरेशन का पार्किंग स्पेस से मिल सकता है। अब यह विचारणीय बिंदु है, मुझे लगता है देर से सही, लेकिन उस दिशा में जम्मू ने कदम बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं शहरों और संस्थाओं को सस्टेनेबल बनाने में काफ़ी मदद करेंगी। वो ग्लोबल वार्मिंग का विषय हो, क्लाइमेट चेंज का विषय हो, शहरों की बढ़ती हुई आबादी का हो, इन कारणों से आजकल स्वस्थ शहर की चर्चा बहुत होने लगी है। मुझे लगता है कि स्वस्थ शहर कोई स्लोगन नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में
मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी तथा हेल्थ केयर के क्षेत्र में हुए विकास के लाभ को आम नागरिकों के जीवन में कैसे पहुंचाया जाए और वो कैसे बेहतर ढंग से उसका इस्तेमाल कर सकें, ये कोशिश है। अलग अलग क्षेत्रों की प्रगति का इंटीग्रेटेड इस्तेमाल ही किसी भी शहर को स्वस्थ बनाता है। उस दिशा में जम्मू शहर की सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर 3 मुख्य लक्ष्यों पर मुझे लगता है कि शहरी विकास विभाग काम कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी, इफिशियंसी तथा एक वाइब्रेंट सोसाइटी का निर्माण हो सके, और इन तीनों लक्ष्यों के लिए मोबिलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस और आम नागरिकों का सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना ये बहुत ही आवश्यक है। मैंने कल भी कहा था कि इस मंदिरों के शहर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षण संस्थाओं का शहर बना दिया। दूसरा कोई शहर नहीं है आज देश में जहां इस तरह के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हों, और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी की ज़रूरतों को नौजवान पूरा कर सके, इसकी पूरी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू शहर में हुई है। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद उसी स्तर से इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नहीं होगी तो आगे चलकर भविष्य में नई पीढ़ी के सामने संभावनाएं निश्चित रूप से सीमित होंगी। और इसलिए बार बार एक बात कही जाती है कि सभी सेक्टर्स में समान ग्रोथ हो, ये बड़ा आवश्यक है और तालमेल रहे, तभी हम लॉन्ग टर्म में सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध, जीवंत, खुशहाल और स्वस्थ जम्मू बनाने में कामयाब हो पाएंगे। और इसीलिए स्वस्थ शहर के निर्माण के लिए आवश्यक है कि व्यवस्था का निरंतर, जो बात अभी मेहता जी कह रहे थे, इवैल्यूएशन हो और समय के अनुसार उसमें बदलाव किए जाएं। अब समय आ गया है कि स्थानीय लोगों को सिविक सर्विसेज, अन्य सरकारी सेवाओं के मामले में, जो मेयर साहब कह रहे थे कि ये माइंडसेट का सवाल है, सही है कि इसमें समय लगता है, जब आदत पड़ जाती है तो बदलने में वक्त लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे रवैया सबको बदलना चाहिए और उसी में जम्मू शहर विकसित हो सकता है। कल भी मैंने एक बात कही थी कि अगर अच्छी सेवाएं चाहिए तो सक्षम लोगों को उसका भुगतान करना चाहिए। अब फ्रिज खरीदेंगे, हम बढ़िया से बढ़िया फ्रिज खरीदेंगे, हीटर भी ब्रांडेड कंपनी का लेंगे, सारी सुविधाएं जो ठंड में चाहिए वो बेहतर से बेहतर हमारे घर में होनी चाहिए। लेकिन जिस बिजली से वो बेहतर ढंग से चलती है उसका भुगतान होगा कि नहीं होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह बराबर लगा रहता है और लोग हंसते भी हैं जब मैं कहता हूँ। मेरा निवेदन है कि उसके साथ साथ जिस चीज़ से ये सुविधाएं हमें मिल रही हैं उसका भी भुगतान, क्योंकि उसमें अब कोई कंसेशन नहीं है। यहाँ एमनेस्टी लाई जाती है तो भी लोग अभी देर कर रहे हैं, और इस बार एमनेस्टी माने आखिरी है, इसके बाद फिर आने वाली नहीं है, ये मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। तो उसका लाभ लोगों को उठा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि सबकी दिल की ख्वाहिश होती है, हर शहर के लोगों की, कि हमारा भी शहर पेरिस की तरह हो, बर्लिन की तरह हो। मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए, बिल्कुल ठीक भी है। तरक्की के साथ साथ आकांक्षाओं का बढ़ना, आशाओं का बढ़ना, ये मानव स्वभाव है। लेकिन अगर हमें पेरिस और बर्लिन बनाने की ख्वाहिश है तो उसके लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएं? मेयर साहब इसमें काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और जिन संसाधनों को जुटाने के लिए पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा? विश्व के अगर दूसरे शहरों का उदाहरण अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी देशों में बाकी खर्चे के लिए भी लगभग 65% रेवेन्यू जनरेशन म्यूनिसिपैलिटीज़ करती हैं। जिन भी संसाधनों का निर्माण हुआ है वो म्यूनिसिपल रेवेन्यू से हुआ है। लेकिन हमारे देश में अनुमान के मुताबिक म्यूनिसिपल रेवेन्यू जो है कुल जीडीपी का महज 1% है। ये देश की दिक्कत है।
केवल जम्मू की दिक्कत नहीं है। बेंगलोर में पिछले साल एक मानसून के पश्चात एक अध्ययन हुआ और उसका निष्कर्ष था कि लोकल बॉडीज अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 20% रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। जब बेंगलोर की ये हालत है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हम कहाँ होंगे। यह स्थिति देश के दूसरे शहरों पर भी लागू होती है और इसलिए जो बात मेयर साहब कह रहे थे मैं उसे दोहराता हूँ कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रेवेन्यू जनरेशन, ये निश्चित रूप से हमें प्राथमिकता के साथ इस पर विचार भी करना होगा और इट्स हाई टाइम की इस पर कार्रवाई भी करनी होगी। बिना सरकारी दखल के नागरिकों को स्वयं आगे आकर अगर सहयोग करने की भावना होती है और लोग ये महसूस करें कि साहब ये हमारा शहर है, क्योंकि कोई अधिकारी है 2 साल है 3 साल है नहीं रहेगा, ये शहर तो आपका है। यहाँ बाकी जो लोग हैं वो अस्थायी है, अस्थायी आप वही लोग हैं और इसे बेहतर बनाने के लिए आपका क्या योगदान है। मुझे लगता है कि इसका जब मूल्यांकन हम करेंगे, इसका आत्मविश्लेषण करेंगे तो शहर हम बेहतर बना पाएंगे। और शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं तो कभी नहीं कहते हैं कि बिना पैसे के हम माल चाहिए हमको। अब मुझे लगता है कि जिस वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं उस वस्तु के लिए हम भुगतान कर रहे हैं, तो सेवाओं के लिए भी हमें भुगतान करने की आदत डालनी चाहिए। ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ कि समाज में कुछ लोग हैं जिनकी कठिनाई है, जो गरीब हैं, वंचित हैं। सरकार उनके हितों का विचार बराबर करती है और आगे भी करेगी, लेकिन सक्षम और समर्थ लोग अगर इसमें सहयोग नहीं करेंगे, प्रबुद्ध लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वातावरण आप ही बना सकते हैं। राहुल यादव या उनके साथी जितनी कोशिश कर लें वो वातावरण नहीं बन सकता है। आप तय करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ और स्वच्छ शहर ये बन सकता है, नागरिक अभियान से बन सकता है और इसे सरकारी कार्यक्रम समझने की जरूरत नहीं है। सरकार के लोग, प्रशासन के लोग आपके सहयोग के लिए खड़े और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसे एक जन अभियान की तरह आप बढ़ाइए, हमको बताइए, प्रशासन को बताइए कि साहब इसमें आप ये सहयोग करिए। मुझे लगता है कि जब आप आगे चलेंगे तो इंदौर जम्मू भी हो सकता है। जम्मू में वो सारी क्षमताएं हैं कि वो इंदौर बन सकता है और मुझे लगता है कि अब हमको ये लक्ष्य तय करना चाहिए कि आने वाले 6 महीने में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में हम कहाँ पहुँचेंगे और जब हम लक्ष्य तय करते हैं तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि हम काम करते हैं। मुझे याद है 25 जून 2015 को अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत शुरू हुआ था और उस वक्त देश के 500 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए दिए थे। सीवर प्लान हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, बाकी स्मार्ट सिटी हो, अनेक वेस्ट मैनेजमेंट हो, इन सारी सुविधाओं पर इस पैसे को खर्च किया गया है। जो शहरों की गौरवशाली परंपरा है उसे कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने काफ़ी मदद की है शहरों की। और मैं समझता हूं कि आवश्यक ये होगा कि समाज के सभी वर्ग के लोग सभी इलाकों में बेहतर सेवाओं के लिए नागरिकों के अधिकार जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकार और कर्तव्य के बीच जब संतुलन बना के हम चलेंगे तब बुनियादी सुविधाएं, रोजगार के अवसर, समग्र विकास, इन सारे लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकेंगे। और विशेष रूप से इस वर्ष जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो इस अमृत कालखंड में मैं मानता हूं कि हम सबका ये दायित्व है कि जन भागीदारी की शक्ति और क्षमता से सामान्य जन को समर्पित इन योजनाओं में हम भी अपना सक्रिय योगदान दें। जन भागीदारी तथा प्रोएक्टिव गवर्नेंस अगर ये साथ साथ चलेगी तो तस्वीरें बदली जा सकती हैं। जम्मू के माननीय सांसद जी बैठे हैं,
उनका संवाद लगातार नागरिकों से हो रहा है। उनको ये बात बखूबी मालूम है कि 19 के पहले कितने प्रोजेक्ट पूरे होते थे और अब कितने पूरे हो रहे हैं। कभी समय था जब 6 किलोमीटर सड़क बनती थी जम्मू कश्मीर में, अब 21 किलोमीटर रोज बन रही है। कभी समय था जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रैंकिंग आती थी देश में तो नीचे से तीसरे स्थान पर जम्मू होता था, अब ऊपर से जम्मू तीसरे स्थान पर है। अनेक इस तरह की बातें मैं बता सकता हूँ। कभी समय था 9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे एक वर्ष में, अब 50,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। अभी भी गति बढ़ाने की संभावना पूरी है, इससे भी आगे हम जा सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब जो सरकारी खर्च है, ये जो डिजिटल व्यवस्था लागू किया है प्रशासन ने, आप जो खर्च हो रहा है प्रोजेक्ट पर आप खुद देखिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें गड़बड़ हो रहा है तो आप उस पर अपना विचार रखिए। रैपिड असेसमेंट में आप उसका इस्तेमाल आप करिए, अपनी राय दीजिए कि ये सर्विस जो है सरकार की या प्रशासन की वो ठीक है या नहीं है। आप जब राय देंगे तो उसमें सुधार करने की हमें गुंजाइश होगी। हर वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, और ऐसा नहीं कि जो काम हो रहे हैं उसके फोटोग्राफ हो जियो टैगिंग, जब तक नहीं लगेगा ट्रेजरी भुगतान ही नहीं करेगी। जब शुरुआत में व्यवस्था शुरू हुई तो कुछ लोगों को लगता था कि ये टेम्पररी लोग हैं, 6-8 महीने में चले जाएंगे, तो 6-8 महीना काम ही नहीं किया कि जब ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी, पुरानी व्यवस्था रहेगी तो उसी व्यवस्था में काम होगी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लग गया कि हिलने वाले लोग नहीं हैं, ये भी रहेंगे और ये व्यवस्था भी रहेगी, तब फिर काम मुझे लगता है कि गति से हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता स्थापित करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है, और ये ईमानदारी से हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये वास्तव में हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जितना भी जल्दी हो समाप्त किया जा सके। ये भी हम जानते हैं कि जहाँ आदमी है वहीं भ्रष्टाचार है। टेक्नोलॉजी का जितना अधिकतम उपयोग होगा, भ्रष्टाचार की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। तो इसका टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग लोगों की भलाई के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किया जा रहा है। और तकलीफ है कुछ लोगों को, ये भी मैं जानता हूँ, जो इस व्यवस्था के भागीदार रहे हैं, इस व्यवस्था के हितकारी रहे हैं, लाभ पाते रहे हैं, उनको तकलीफ है और वो कहते हैं कि साहब सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मैं चाहता हूं कि वो यही कहें, क्योंकि जो व्यवस्था 1000-2000 लोगों के लिए चलती थी उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। अब 1,30,00,000 लोगों के लिए व्यवस्था यहाँ चल रही है, और यही माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। इस तरह की दुकानदारी बंद हो गई है, और अभी कुछ अगर कहीं दिखता है आपको तो वो और कड़े ढंग से बंद की जाएगी, क्योंकि ये दुकानदारी नहीं चलने दी जाएगी कि आप भ्रष्टाचार भी करें, आप गलत काम भी करें और ऊपर से दादागिरी भी करें। ये व्यवस्था किसी भी समाज को, किसी भी क्षेत्र को मैं समझता हूँ कि विकास से रोकती है। और ये जो मेहता जी बात कर रहे थे, ये हम सबका संकल्प है कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर बने। जम्मू कश्मीर का भी आज़ादी, देश जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनावे तो नए भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर का भी एक विशिष्ट योगदान हो। मुझे लगता है कि इस सब के लिए हमको काम करने की ज़रूरत है, और हमारे पिछले कई वर्षों की तुलना में अगर आंकड़ों से हम तुलना करते हैं तो हम काफ़ी आगे अपने को पाते हैं। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की भागीदारी से जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मुझे लगता है कि उपलब्धियां उसमें और बढ़ जाती हैं। क्या हम इन उपलब्धियों से संतुष्ट हैं? स्वाभाविक रूप से अनेक लोगों को लगता होगा कि नहीं, अभी यात्रा शुरू हुई है, मंजिल हम नहीं पहुँचे। लेकिन मंजिल तक पहुँचने के लिए मुझे लगता है कि परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। अब बात हम करेंगे कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, तो उससे तो भैया परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन के लिए काम करना है तो खुद अपने में भी परिवर्तन लाना होगा। हम सारा काम अपने हिसाब से करेंगे और बाकी दूसरा जो है वो एकदम आदर्श तरीके से करे, इससे व्यवस्थाएं कमज़ोर होती। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू शहर की जो क्षमता है, उसकी जो परंपरा है, उसकी विरासत, उसकी संस्कृति, उसकी जो यूनिकनेस है,
इकोनॉमिक रूप से उसके ग्रो करने की जो संभावना है, उसके मूल्य में कैसे संवर्धन किया जाए, इस पर अब विचार करने की ज़रूरत है। स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़कर मुझे लगता है कि जम्मू शहर की नागरिकों की सेवा करने, पर्यावरण को संरक्षित रखने, पब्लिक सर्विसेज को इफ़िशिएंट बनाने, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अवसरों को प्रदान करने की क्षमता को हमें बढ़ाना होगा। संवर्धित सिटी से मेरा आशय एक ऐसा शहर है जो बदलते समय और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस जिसके केंद्र बिंदु में होगा। शहर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार प्रशासन का एकमात्र लक्ष्य है और मुझे खुशी है कि मेयर साहब भी इसी लक्ष्य के साथ पूरी तरह से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इस अभियान में जन भागीदारी बढ़े। माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम के दौरान कल मैंने कहा था कि स्वच्छता, लोकल ग्रीन पार्क, शहरों के ब्यूटिफिकेशन, अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जो नागरिक, जनप्रतिनिधि और प्रशासन साथ मिलकर के कर सकते हैं और हमें आज नहीं तो कल ये लक्ष्य रखना ही होगा कि जम्मू कब इंदौर बनेगा। ये लक्ष्य जिस दिन ये प्रस्ताव आपकी बैठक में पारित होगा कि नहीं 2 साल में, 2.5 साल में हम इंदौर बनेंगे, तो मुझे लगता है कि चाहे वो मोहल्ला समितियां हों, वॉल पेंटिंग हो, पार्क की क्लीनिंग हो, ये वॉलंटरली अभियान जब चलने लगेगा तो निश्चित रूप से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभी नागरिकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और कई चीज़ें बताई गई जो जम्मू में हो रही। एक बात भूल गई थी कि टीटीडी तिरुपति देवस्थानम का एक मंदिर भी तेज गति से बन रहा है और पूरा होते वो भी एक आकर्षण का केंद्र होगा। जो सुचेतगढ़ की रोड सैंक्शन है 4 लेन, संख्या वहाँ लगातार बढ़ती जा रही है और उस रोड के निर्माण के बाद मुझे लगता है कि जो बात 1 दिन की हो रही है, मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्था हमें करनी है कि जम्मू 2 दिन लोग रुकें और इस तरह के अनेक काम हैं जो यहाँ हो रहे हैं। मैं 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी के कारण चल रहे हैं। ये पूरे हो जाएंगे तो जो बात होती है कि कश्मीर में बहुत टूरिज़्म है, जम्मू में नहीं है। टूरिज़्म की सुविधाएं भी जहाँ विकसित हो जाएंगी, अगर जाने में 6 घंटा लगेगा तो कितने टूरिस्ट जाएंगे। कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा होता है किसी भी क्षेत्र के विकास का और मुझे लगता है कि पिछले 3 वर्षों में कनेक्टिविटी पर विशेष रूप से जम्मू रीजन में भी और पूरे जम्मू कश्मीर में भी काम हुआ है। मैंने सड़कों की बात बताई, जितनी भी प्रमुख सड़कें हैं आप जानते हैं, किसी पर काम चल रहा है, किसी पर कंप्लीशन स्टेज में है, कुछ की स्वीकृति हुई है, टेंडरिंग स्टेज में है, लेकिन एक बार ये काम हो जाएगा तो कहीं भी जाने में किसी को असुविधा नहीं होगी। रेलवे भी अगले साल तक कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। अगर मैं बात एयर सर्विस की करूं तो मुझे याद जब मैं आया था तो अब बड़ा मुश्किल होता था, 3 बजे के बाद 3 बजे के बाद कोई फ़्लाइट नहीं थी। धीरे धीरे फ़्लाइटें बढ़ गई हैं, काफ़ी बढ़ गई हैं और बढ़ने वाली। ज़मीन प्रशासन ने दे दी है एयरपोर्ट अथॉरिटी को नया टर्मिनल बनाने के लिए। उसमें एक बिल्डिंग है, उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। कल ही परसों मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग मिले थे। उन्होंने कहा साहब डिज़ाइन हम लोग जम्मू की सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए एयरपोर्ट की बिल्डिंग का डिज़ाइन उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। बन जाएगा तो जम्मू के लिए और भी फ़्लाइट बढ़ें, इसकी कोशिश की जाएगी। और मैं समझता हूं कि वाटर कनेक्टिविटी की दिशा में भी अभी तवी रिवर फ्रंट और उसके आगे की बात हो रही है। तो एक तरह से समेकित विकास पूरे जम्मू कश्मीर का, जम्मू शहर का कैसे हो, इस पर कोशिश की जा रही। मैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसके कमिश्नर राहुल यादव, मेयर साहब और आप सभी पार्षदों का भी आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी इस तरह की परियोजनाएं समय, जैसे धीरज जी ने बताया कि 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष, अब ये 2.5 वर्ष कैसे 2 वर्ष में आ गए। मुझे लगता है कि अब इस दिशा में हमें
काम हो रहे हैं, अब गति को हमें बढ़ाना है। जो आदत थी उसमें सुधार आया है और सुधार करने की जरूरत है। तीसरा, मुझे लगता है कि एक अब नए जो बिल्डिंग बाइलाज बन रहे हैं, भाई किसी का नक्शा तभी पास होगा जब पार्किंग का इंतजाम रहेगा। ये तो अब किसी भी शहर के लिए कोई भी कमर्शियल स्पेस अगर बने तो बिना पार्किंग के उसको परमिशन मिले। मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें अब हमें ध्यान में रखने की हैं। आईजी ट्रैफिक हमारे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी मेहनत कर लें, विरासत में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं कि कहते हैं साहब मैं केरल में था तो जितनी ड्यूटी करता था उससे दुगनी ड्यूटी यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन श्रेय आधा भी नहीं मिल रहा। तो हमने कहा भाई ये हम लोगों को विरासत में मिला हुआ है, ये झेलना है और इसी के बीच अच्छी व्यवस्था कायम करनी है। अंत में मैं दो पंक्तियाँ कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। मेयर साहब, जिधर की सिमत मेरे दोस्तों की बैठक थी, उसी तरफ से मेरे सहन में पत्थर आए, उसी तरफ से मेरे सहन में पत्थर आए। धन्यवाद।